आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम बात करेंगे दोना कोना में उलझी कांग्रेस पार्टी। आपको याद होगा कि दोना और कोना का जो कहावत था झारखंड में कि दोना देंगे कोना नहीं देंगे, इस कहावत की शुरुआत वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव ने जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी और स्थानीय नीति का मामला चल रहा था, उस समय उन्होंने ये बयान दिया था और ये बयान काफी चर्चे में रहा था। अब उनके द्वारा दिए गए बयान को उन्हीं के ऊपर उन्हीं के पार्टी के सांसद इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुखदेव भगत की, जो लोहरदग्गा से कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं। दरअसल मामला है लोहरदग्गा विधानसभा सीट को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ फुटबॉल होना आम बात है। अब तो चुनाव का मौसम है और चुनाव का मौसम आए और कांग्रेस पार्टी में सिर्फ फुटबॉल ना हो, ये अपने आप में जो है सो खास करके झारखंड में ये अपने आप में लगेगा कुछ घट रहा है, कुछ कमी रह गई है कांग्रेस पार्टी में। और उस सिर्फ फुटबॉल का आगाज जो है शुरू हो गया है वानी के जो धनुष हैं उसके द्वारा, वान के द्वारा। अब सुखदेव भगत कहते हैं कि दोना देंगे कोना नहीं देंगे। वजह आप समझ सकते हैं कि रामेश्वर उरांव पलामू के रहने वाले हैं, चियांकी के रहने वाले हैं। वो चुनाव जीते हैं, पिछले मर्तबा 2019 के विधानसभा चुनाव में लोहरदग्गा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। लोहरदग्गा सीट से उस समय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सुखदेव भगत 2019 में चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। अब फिर से सुखदेव भगत कांग्रेस पार्टी में आए, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया लोहरदग्गा संसदीय सीट से लेकर के। उस समय भी तानातानी चली थी, ऐसा नहीं था कि लोहरदग्गा संसदीय सीट पर आसानी से सुखदेव भगत को टिकट मिल गया था। काफी विरोध हुआ था उनका इंटरनली, लेकिन राहुल ब्रिगेड में वो इतने मजे हुए हैं, इतने अंदर तक घुसे हुए हैं कि सुखदेव भगत को टिकट तो मिल गई। और टिकट मिलने के बाद चुनाव के समय जिस तरह से अंदरूनी खेला वहां पर हुआ था, वो अंदरूनी खेला सभी लोग जान रहे हैं कि लोहरदग्गा संसदीय सीट पर सुखदेव भगत को हराने के लिए जो राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं, आपको याद होगा काफी बड़े उद्योगपति हैं, उड़ीसा में पिछले साल चर्चा में आए थे। उड़ीसा में 300 करोड़ एक साथ उनके यहां से पकड़ाया था जब आईटी की रेड हुई थी, तो यानी धीरज साहू। और ऐसा लगता था कि लोहरदग्गा संसदीय सीट पर धीरज साहू जिसको चाहेंगे वही सांसद बनेगा, जिसको नहीं चाहेंगे कांग्रेस पार्टी में वो सांसद नहीं बनेगा। इस मिथ को जो है सुखदेव भगत ने तोड़ दिया और काफी दिनों के बाद जीत का अंतर लोहरदग्गा संसदीय सीट में ज्यादा दिखाई दिया। अगर आप पिछले इतिहास को उठाकर देखेंगे लोहरदग्गा संसदीय सीट पर, तो आपको 10,000, 12,000, 9,000, 8,000 ये जीत का अंतर दिखाई देगा। और प्रमुख रूप से लड़ाई भी हमेशा जो पिछले 3 दशक से देखी जा रही है, वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होती रही है। लेकिन इस बार जीत का आंकड़ा भी बढ़ा, सुखदेव भगत चौड़े होकर निकले वहां से। अब सुखदेव भगत का भी पितृमोह जग चुका है और जिस तरह से उनके पुत्र जो है अभिनव भगत ने लोकसभा चुनाव के दौरान काम किए, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिता की जीत में अभिनव भगत का बहुत बड़ा योगदान रहा था। और अब सुखदेव भगत चाहते हैं कि लोहरदग्गा विधानसभा की जो सीट है उनके पुत्र अभिनव भगत को मिले। और वहीं रामेश्वर उरांव क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पर आए हैं कि शायद जैसा जानकारी मिल रही है कि वो अब चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं और वे अपने पुत्र राहुल उरांव को वहां से जो है कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब चूंकि विधायक दल के नेता भी वो हैं, वित्त मंत्री भी हैं, जाहिर है प्रदेश संगठन में जब भी कोर कमेटी की बैठक होगी या अन्य महत्वपूर्ण बैठक होगी उसमें विधायक दल के नेता रहेंगे ही।
तो ये स्थिति बनी हुई है कांग्रेस पार्टी के भीतर। और जो बातें दोना और कोना की बातें जो रामेश्वर उरांव को याद दिला रहे हैं सुखदेव भगत, पहले आप उसको सुन लीजिए। ये सेल्फी लीडर है, हमारे गार्जियन की तरह है। मैं उन्हीं की उक्ति में आपको स्मरण दिला रहा हूँ। उन्होंने कहा था रांची में कि दोना दो पर कोना मत दो। क्या रामेश्वर जी बताएं, वित्त मंत्री हमारे गार्जियन वो बताएं ये सही है गलत है, वो क्या संविधान सम्मत है? अगर वो संविधान सम्मत है तो अगर मैंने यहाँ स्थानीयता की बात की, दोना दो पर कोना मत दो, तो गलत कहाँ पे है? तो पहले तो वो अपना विचार वो प्रकट करे कि वो बात सही है गलत है। एक दूसरी बात, जो संविधान सम्मत की बात कर रहे हैं, मैं एक साधारण सी बात मैं बता रहा हूँ। क्या लोहरदगा की जनता जो है, अगर वो स्थानीयता की बात कहें तो संविधान विरोधी कहाँ बात हुई? ये तो अपनी भावनाएं उन्होंने प्रकट की है। एक और रामेश्वर जी, मैंने कहा कि वो मेरे गार्जियन की तरह हैं। वो मंत्री हैं, राज्य के हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। क्या वो बताएं कि मंत्री का कोई प्रतिनिधि होता है क्या? तो पहले तो वो संविधान पढ़ लें, संविधान के प्रोसेस को पढ़ लें। मंत्री बनना अलग बात है, संविधान के बारे में ज्ञान रखना अलग बात है। मैं किसी के ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि वो लगातार इन बातों को, मैं उन्हीं की बातों को लगातार फिर मैं कह रहा हूँ कि ये पहले रामेश्वर जी पहले इस शब्द का जवाब दें कि दोना दो पर कोना मत दो, ये संविधान सम्मत है या नहीं है? अगर है तो लोहरदगा में गलत कैसे हो गया? रांची में सही है तो लोहरदगा में गलत कैसे हो गया? एक बात। दूसरी बात, मैं आपको आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ के तमाम लोगों की एक मंशा है, लोगों के लगातार कार्यकर्ताओं के बारे, और उन्होंने क्या कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं वो संवेदनशील हैं, वो सक्षम हैं, वो निर्णय लेना जानते हैं कि हमें क्या निर्णय करना है। वो क्या लोहरदगा के जनता को, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता को समझते हैं क्या? यहाँ की जनता को क्या वो समझते हैं कि यहाँ का जनता इतने नासमझ है कि लोग किसी भड़का दें? मैं स्पष्ट इस बात को कर रहा हूँ कि जो जनता है, जो आवाम है, उनकी जो भावनाएं हैं उन्होंने उनका प्रकट किया है। और वो लोहरदगा की जनता को कितना प्यार करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर हजारों की भीड़ है, भूखे प्यासे लोग बैठे हैं। उन्होंने 5 मिनट यहाँ राजेंद्र भवन के बाद वहाँ कहाँ गए? सर्किट हाउस चले गए, वहाँ आराम फरमा रहे थे। जनता इस बात को देख रही है, कार्यकर्ता इस बात को देख रही है। इसलिए मैंने कहा कि एक होता है कि वो पॉलिटिकल असाइलम के रूप में पूरी चीज़ को देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थिति से आला कमान को हम अवगत कराएंगे और पुनः उनको इस बात को करेंगे, दोना दो पर कोना मत दो। आप बताओ कि ये सही या गलत है? ये मेरा यहाँ की जनता और मेरी ओर से उनसे ये प्रश्न है। क्या लगता है 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के आला कमान स्थानीय उम्मीदवार को यहाँ टिकट देगी? देखिए, मैं आज भी मैं राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने, और विशेषकर राहुल गांधी जी को, जिस प्रकार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हर वर्ग से मिलके वो भारत को सही मायने में समझ रहे हैं और जो संविधान बचाने की वो बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार उन्होंने कश्मीर में कहा, जो रायशुमारी वो कर रहे हैं कि पिक एंड चूज नहीं, कुछ लड़के आए, कुछ लोग पदाधिकारी नहीं, वो चाहते हैं कि जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, उनके जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उसके आधार पर वो निर्णय ले रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है और उन्होंने रायशुमारी की है, तो रायशुमारी ये बातें आ रही हैं, इसमें गलत कहाँ से ये बातें आए? तो मैं तो ये आला कमान निश्चित रूप से इन चीज़ों को देखेगी। और एक बहुत सारे कांग्रेस में प्रोसेस है, स्क्रीनिंग कमेटी है, हमारे पर्यवेक्षक आए, ऑब्जर्वर आए, उनसे भी ये बातें हुई हैं। उसके बाद सीईसी में बातें आएंगी, स्वयं रामेश्वर जी वहाँ बैठेंगे। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, और रामेश्वर जी, मैं लगातार इन बातों कर रहा हूँ कि रामेश्वर जी लोहरदगा की जनता को एक बात बताएं, अगर वो सच्चे कांग्रेसी हैं कि सीट दूसरे को कैसे वो दे रहे थे। हमारे सामने, मीर साहब के सामने उन्होंने कहा कि ये सीट कांग्रेस को नहीं दूसरे को दे दी जाए। वो ये सोच के देखिए, यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का तिरस्कार, उनकी उपेक्षा, ये उनकी भावनाएं हैं। इसलिए मैंने कहा इसे आचारागाह ना बनाए और पॉलिटिकल राजनीतिक आश्रयगृह से ना बनाए, ये मेरा कहना है। तो अभी आपने सुना, सुखदेव भगत ने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पहले रामेश्वर उरांव जी कह चुके हैं कि झारखंड में जो रह रहे हैं उनको दोना तो देंगे लेकिन कोना नहीं देंगे। कोना मतलब जमीन नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे उनको। यानी उस समय उनका बयान था जो स्थानीय होगा उन्हीं को स्थानीय नीति में जगह मिलेगी, नियोजन नीति में जगह मिलेगी। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उस बातों को कही थी और उसी चीज को याद दिला रहे हैं सुखदेव भगत। कह रहे हैं क्या उन्होंने जो बातें कही थी एक संवैधानिक पद पर रहते हुए, क्या वो संवैधानिक थी? अगर वो बातें संवैधानिक थी
तो लोहरदग्गा से स्थानीय प्रत्याशी क्यों नहीं होगा जो बाहरी पलामू जिला का प्रत्याशी आके वहां से चुनाव लड़ेगा? जाहिर है कि जो गोटी रामेश्वर उरांव ने चली थी वही गोटी उनके ऊपर आकर के गिर रही है, और यह होना ही है। झारखंड में अगर आप देखेंगे कि कोई भी सरकार स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बना रही है। अगर रघुवर दास की सरकार ने स्थानीय और नियोजन नीति बनाई तो उसको जो है सो ठंडे बस्ते में इस सरकार ने डाल दिया, लेकिन नियुक्तियां उसी नीति के हिसाब से हो रही है। 1932 का खतियान का राग सभी लोग अलाप रहे हैं, लेकिन 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर के एक ठोस पहल नहीं होती है। ऐसी बातें की जाती है कि इसको 9वीं सूची में डालने के लिए केंद्र से आग्रह किया जाएगा। नियोजन नीति का भी वही हस्र है। आलम यह है कि युवा बेरोजगार हैं। हर स्टेट में नियोजन नीति है, हर स्टेट में स्थानीय नीति है, जिसमें तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी 100% सीट स्थानीय लोगों को मिलता है। आखिर झारखंड में इसे क्यों उलझा कर रखा जाता है? और वही बातें अगर सामने आती हैं तो छत्तीसगढ़ में स्थानीय नीति बनी, वहां पर जो कट ऑफ डेट दिया गया कि 1985 के बाद से जो लोग रहते हैं उनको स्थानीय का दर्जा दिया जाएगा, उसी चीज को झारखंड में लागू किया गया, लेकिन उसी भी मानने से इनकार किया गया यहां पर, और उसको लेकर के भी आंदोलन होता रहा। खैर, ये बातें अलग हैं। रही बात कि जेपीएससी के अंतर्गत आने वाले एग्जाम की, हर स्टेट के पास नीति है कि 20% अन्य राज्यों के लड़कों के लिए सीटें रहती है, लेकिन उसमें आरक्षित कोटे का जो SC ST OBC का है वो फायदा उनको उस स्टेट में दूसरे स्टेट में नहीं मिलता है। क्या झारखंड सरकार ये नहीं कर सकती है? क्या झारखंड में ऐसी नीति नहीं बन सकती है? और अब जब चुनाव आए हुए हैं तो चुनाव में आप देखे होंगे लगातार जो है कोई भी पार्टी इसमें नहीं चूक रही है। आप धनबाद के सांसद को देखें, जब एक स्थानीय बेटा को, गरीब के बेटा को टिकट दिया जाता है तो बाहरी लोगों का जो है सो पेट में दर्द होने लगता है। ये बयान देते हैं ढुल्लू महतो, राष्ट्रीय पार्टी से आते हैं। पिछले दिनों आपने देखा मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का भी बयान आया था, बिहारी को वो घुसपैठी कह बैठी थी। यानी जब बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर उनसे सवाल किया जाता है तो वो उस चीज में राजनीतिक रंग देने के लिए, यानी अपनी राजनीति को सटीक रखने के लिए, जो अल्पसंख्यक वोट उनके ना बिखरे, इसको ध्यान में रखकर के वो एक ऐसा बयान देती हैं कि बिहारी घुसपैठ हुआ है, किसके कार्यकाल में हुआ था। शायद शिल्पी नेहा तिर्की को पता नहीं है, जब एकीकृत बिहार में HEC, बोकारो, ये सारे कंपनी CCL, BCCL, सेल जब लगे थे तो उस समय कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। और जब झारखंड अलग राज्य बने तो उसके बाद इस तरह की बातें हो रही है। जो 1965 से 1955 से झारखंड में रह रहा है, अब वो कहां जाएगा? लेकिन राजनीति करनी है, राजनीति होगी। कोई भी राजनीतिक दल इसमें चूक नहीं रहा है। अपने सीट को देख करके कहां पर कौन सी सीटें किस मुद्दे से प्रभावित होती हैं, उस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी राजनीतिक पार्टियां, सभी उस तरह के बयान दे रहे हैं। और अलबत्ता जनता के बीच में जो है सो इसको लेकर के विभेद पैदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी देखे, उन्होंने जो संगठन में जिन लोगों को रखा है उनमें कितने लोग बाहरी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा देखे, उनके संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उसमें बाहरी नहीं है, जिसको वो बाहरी कहते हैं। हर राजनीतिक दल में वो चीजें हैं। और अब जब चुनाव सर पर आया है, बातें कांग्रेस की हो रही थी, तो ये चीजें दिखेगी, क्योंकि मांडर में बिहारी वोट की आवश्यकता, बाहरी वोट की आवश्यकता नहीं है। लोहरदग्गा में बाहरी वोट की आवश्यकता नहीं है, स्थानीय के मुद्दे उठेंगे। गुमला में, सिसई में, जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ एरिया है, वहां पर ये मुद्दे उठेंगे। और सिर्फ अपने जीत, अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के मुद्दे को उठाए जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। एक दूसरे का टांग खींचना कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। और अगर अब सुखदेव भगत रामेश्वर उरांव का टांग खींच रहे हों,
या रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत के बीच तानातानी चल रही हो, तो ये कोई नई परिपाटी नहीं है कांग्रेस पार्टी की, ये पुरानी परिपाटी रही है। मैंने बताया कि लोकसभा चुनाव में इंटरनली जो है सो सुखदेव भगत को हराने की भी रणनीति कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही की थी, और उसमें एक बड़ा नाम धीरज साहू का भी था, क्योंकि धीरज साहू रामेश्वर उरांव के गुट के हैं। रामेश्वर उरांव से उनकी बहुत अच्छी बनती है, और पिछले मर्तबा टिकट जो मिला था रामेश्वर उरांव को, उसमें धीरज साहू का बहुत बड़ा योगदान था। कांग्रेस पार्टी में उनकी वैल्यू है धीरज साहू की, और उसका वो फायदा उठाते हैं। और सुखदेव भगत से 36 का आंकड़ा शुरू से रहा है, और अब जब चुनाव सिर पर आया है तो ये चीजें अब सामने आने शुरू हो गए हैं। आगे आगे देखिए कि जब सीटों का तालमेल होगा, सीटों का बंटवारा होगा, कांग्रेस कोटे में जो जो सीटें आएगी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। ये मान के चलिए कि ये तो शुरुआत है, अभी असली आंधी आनी कांग्रेस पार्टी में बाकी है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।